हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज का हम अध्याय 4 विज्ञान विषय का अगला क्लास स्टार्ट करते हैं। अध्याय 4 हम पढ़ रहे थे है ना पिछले कक्षा में। तो आज हम जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का जो अब आपका अगला क्लास है उसमें दिया गया है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या दिया गया है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हमको इसको पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं इसको आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षणों के बारे में जान लेने के बाद आइए हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं के बारे में जानें कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है, इसको भी आज हम जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका दिया है क्रियाकलाप 7 है ना। यहाँ पे दिया है संयोजन अभिक्रिया है ना, ये है संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए क्या दिया गया, इसको समझने के लिए क्रियाकलाप 7 को हम देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि ये संयोजन अभिक्रिया आपका क्या है ना। चलिए हम क्रियाकलाप 7 शुरू करते हैं। इसके लिए क्या दिया गया है? आवश्यक सामग्री में मैग्नीशियम का टुकड़ा, चिमटा है ना, चिमटी गर्म करने का साधन। एक चिमटी की सहायता से मैग्नीशियम के टुकड़े को क्या करना है, हमको जलाना है। मैग्नीशियम के जो टुकड़े उसको जलाना है। जलने से क्या होगा, उसमें क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगी और प्रकाश भी उत्पन्न होगा। यानी कि प्रकाश भी उत्पन्न होता है और उष्मा भी उत्पन्न होता है तथा सफ़ेद रंग का क्या बन जाता है, पदार्थ बनता है ना। उसको गर्म करने से, मैग्नीशियम के टुकड़े को गर्म करने से क्या होता है, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, साथ ही साथ सफ़ेद रंग का एक पदार्थ बनता है। यह सफ़ेद रंग का पदार्थ क्या है? यह जो सफ़ेद रंग का पदार्थ है वह क्या है? क्या इस आधार पर आप यह कह सकते हैं कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के बीच कोई रासायनिक क्रिया हो रही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीशियम को जैसे हम जलाते हैं तो क्या होता है, जलता है तो वायु के संपर्क में आता है, यानी कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं और इससे क्या होता है, एक नया क्या बनता है, सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है ना। तो ये होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। आइए जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया कैसे कहलाएगा। अब देखिए, संयोजन का अर्थ क्या होता है, जुड़ना, यानी कि जुड़कर एक नया पदार्थ बनना, ये होता है आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा है ना। संयोजन का अर्थ होता है जुड़कर एक हो जाना। तो इस क्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर एक नया सफ़ेद रंग का पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये दिया गया है। इस क्रिया में जो है आपका मैग्नीशियम उसको जलाते हैं तो मैग्नीशियम क्या होता है, जलने के कारण ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और ऑक्सीजन से क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है। तो क्या होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर एक नया, यानी कि संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और क्या बनाते हैं, तो सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे इसका सूत्र दिया गया है। ये क्या दिया है आपका, ये हो गया मैग्नीशियम और ये हो गया ऑक्सीजन। देखिए कैसे क्रिया की ऑक्सीजन, तो इसको जलाएं तो जलता कैसे है, कोई भी वस्तु जलती है तो ऑक्सीजन के साथ ही जलती है। ऑक्सीजन ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है किसी भी वस्तु को जलने के लिए, तो ऑक्सीजन के साथ ही यह क्या हुआ, जला। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया की और क्या बनाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये दोनों जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, यानी कि संयोजित होकर एक नया पदार्थ बनाए है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो रासायनिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, या ऐसी अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ये हो गया आपका संयोजन अभिक्रियाएं। अब देखिए, आपने आयरन और सल्फर को मिलाकर आयरन सल्फाइड बनना पढ़ा है, यह भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आयरन और सल्फर आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, आयरन सल्फाइड। तो यह भी क्या हो गया, आयरन और सल्फाइड संयोजित हुई और एक नया पदार्थ बनाया, तो ये भी संयोजन अभिक्रिया ही कहलाएगा। अमोनिया है ना, अमोनिया का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर अमोनियम क्लोराइड का बनना संयोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण है। देखिए यहाँ पे अमोनिया और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी क्या हो गया आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कई रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर निर्माण है ना, यहाँ पे दिए गए नीचे में कई रासायनिक पदार्थों का बड़े पैमाने पर निर्माण क्रमवार संयोजन क्रियाओं के फलस्वरूप किया जाता है। जैसे
सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण के समय 3 संयोजन अभिक्रियाएं क्रमवार की जाती है। सबसे पहले सल्फर को जलाने पर उसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। यहाँ पे 3 संयोजन अभिक्रियाएं होती है, तब जाके एक नया पदार्थ बनता है अमोनिया। तो देखिए उसको सल्फ्यूरिक अम्ल, माफ कीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए 3 लगातार संयोजन अभिक्रियाएं होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार से 3 बार क्रिया होती है। और वो कैसे होती है, तो संयोजन अभिक्रिया के रूप में ही होती है। तो यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन संयोजित होकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाए, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संयोजित होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाए, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना आपका जल के साथ यानी कि पानी के साथ जुड़कर संयोजित होकर क्या बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये जो तीनों अभिक्रियाएं हैं, कैसी अभिक्रियाएं हैं, संयोजन अभिक्रियाएं हैं। ये तीनों संयोजन अभिक्रियाओं का ही अच्छा उदाहरण है। ये देखिए यहाँ पे ये 1 और ये 2 और ये 3 बार संयोजन अभिक्रिया होती है, तब जाकर आपका क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। चलिए अब देखते हैं आपका अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, है ना। अपघटन या वियोजन, आपका संयोजन अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब आपका अगला है अपघटन या वियोजन अभिक्रिया। अब देख लेते हैं पहले अपघटन या वियोजन का अर्थ क्या होता है। तो इस शब्द का अर्थ होता है इन दोनों का अलग होना, है ना। अलग होना यानी कि टूट जाना, एक पदार्थ का टूट जाना, 2 भागों में टूट जाना है, क्या कहलाता है, अपघटन हो जाना या वियोजन कहलाता है। चलिए देखते हैं अपघटन या वियोजन में क्या दिया गया है। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि खाने के सोडे के अपघटन से सोडियम कार्बोनेट, है ना, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। खाने के सोडे से क्या बनता है, उसके अपघटन से क्या क्या बनता है, पानी बनता है ना, सोडियम कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इस तरह की अभिक्रियाओं में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है। जब अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसे तापीय अपघटन कहते हैं। जल के विद्युत अपघटन का भी उदाहरण है। तो यहाँ पे दिया गया है ना। तो देखिए अपघटन अभिक्रिया का परिभाषा क्या रहेगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, है ना, कोई भी अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटकर विभाजित हो जाता है, टूट जाता है ना, और अधिक पदार्थ बनाते हैं, तो वो कहलाता है आपका अपघटन अभिक्रियाएं। ये बहुत ही सरल सी परिभाषा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटकर पदार्थ बनाते हैं, तो ये कहलाता है आपका अपघटन अभिक्रियाएं। चलिए अब देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। तो देखिए जहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे लिया गया है पानी, और ये पानी को क्या किए हम, पानी क्या करता है, जब उसको विद्युत चिंगारी से किया जाता है, मतलब विद्युत के द्वारा अपघटन किया जाता है, तो 2 पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कि ये आपका हो गया ये हाइड्रोजन, अब ये ऑक्सीजन, तो 2 पदार्थों में टूट गया, एक अभिकारक, है ना। उसी तरह से और नीचे दिया गया है, चूने के पत्थर को गर्म करने पर चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो जाना भी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, ये आपका क्या दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को अपघटन क्रिया करते हैं तो अपघटित होकर क्या हो जाता है, वो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये हो गया आपका अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पे ये देखिए ये आपका अभिकारक है ये, और क्या हुआ, ये 2 टुकड़ों में टूटकर 2 से अधिक या दो पदार्थ भी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 2 भागों में टूट गया, ये 1 और ये 2, तो ये भी क्या हो गया आपका अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये हो गया। अब चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो विस्थापन का अर्थ होता है आपका, है ना, ये विस्थापन का अर्थ क्या होता है, एक किसी दूसरे वस्तु के स्थान पर अपनी जगह ले लेना और उसको दूसरे जगह पर भेज देना, है ना। जैसे कि हम क्लास में बैठे हैं और, है ना, हम अपने से सामने वाले के टेबल में जाके बैठ गए और उसको किसी दूसरे स्थान पे बैठा दिए, तो ये हो गया आपका विस्थापन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया का ये अच्छा उदाहरण है समझने के लिए। हम किसी को उसके टेबल से हटा दिए और हम उसकी जगह पे जाकर बैठ गए और उसको किसी अन्य के टेबल पे बैठा दिए, तो ये होता है आपका कुछ इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है। चलिए पढ़ते हैं। करना क्या है आपको, इसके लिए क्रियाकलाप 8 के माध्यम से हम समझेंगे। प्रखनली, माचिस, जिंक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब करना क्या है आपको, एक प्रखनली में चित्र के अनुसार देखिए कि चित्र में यहाँ पे दिया गया है ना। पढ़ते पढ़ते इस चित्र को भी हमको समझना है, पढ़ते पढ़ते इस चित्र को हमको समझना है। एक प्रखनली में जिंक के कुछ टुकड़े लीजिए। अब इसमें थोड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। क्या कोई गैस निकल रही है,
यह कौन सी गैस है? परख नली के मुंह के समीप जलती माचिस की तिली अथवा मोमबत्ती ले जाइए। क्या किसी प्रकार की आवाज़ सुनाई दी? इस अभिक्रिया में जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन को विस्थापित कर उनका स्थान ले लिया है, जिसके फलस्वरूप जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण दिया गया है। इसमें जिंक को क्या करते हैं, जिंक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, यहाँ पे होता क्या विस्थापन कैसे, और इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे जिंक लिया गया है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों आपस में क्रिया की है और उसके बाद किसको स्थापित किया और उसके जगह पे अपना खुद जाके बैठ गया, किसी दूसरे को हटा के और उसको दूसरे जगह पे कैसे भेजा। तो देखिए जिंक में और यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे जिंक है, तो जिंक ने क्या किया, यहाँ के जो 2H यानी कि हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे अलग कर दिया और खुद जाके किसके साथ जुड़ गया, ये जो Cl है उसके साथ यहाँ पे जिंक इस तरह से जुड़ गया है ना, और यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पर भेज दिया। तो इस तरह से यह हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया है ना। किसी दूसरे के जगह पे खुद चले जाना और वहाँ से किसको हटा देना, उसको हटाकर दूसरे जगह पे भेज देना, ही होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया। एक बार मैं फिर से आपको उदाहरण में समझा रहा हूँ। देखिए ये जिंक हो गया जिसमें Zn है, और ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया जिसमें क्या दिया गया है, HCl। अब देखिए ये दोनों आपस में क्रिया के तो क्या बना, सबसे पहले जिंक Zn आ गया इसका है ना, इसका Zn यहाँ पे आ गया। अब इसका HCl आना था लेकिन क्या हो गया, सिर्फ C और L आया, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, दूसरे जगह पे चला गया। तो यहाँ पे जिंक ने क्या किया, उसका स्थान ले लिया, किसका, इस हाइड्रोजन के स्थान इस जिंक ले लिया है ना। इस हाइड्रोजन का स्थान, इस जो हाइड्रोजन है इसका स्थान इस जिंक ले लिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को किसने विस्थापित किया, जिंक ने विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अब देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया है ना। अब हम देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का ये क्या है, आइए अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि खाने के सोडे के अपघटन से जो गैस बन रही है उसे यदि चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इस अभिक्रिया में चूने का पानी, जिसे रासायनिक भाषा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बनने वाला नया पदार्थ अघुलनशील पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार बने ठोस पदार्थों को अवक्षेप कहा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए अवक्षेपण अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बनने वाला नया पदार्थ कैसा होता है, अघुलनशील, मतलब नहीं घुलने वाला, अघुलनशील पदार्थ के रूप में बनता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है। और इस अभिक्रिया में जो ठोस नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती है ना। और वह पदार्थ कैसा होता है, अघुलनशील होता है और ठोस भी होता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कैसे अवक्षेप बनता है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ क्रिया कराए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो क्या हुआ, जब आपस में ये दोनों क्रिया किए तो सफ़ेद रंग का और ठोस क्या बना आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, पानी में अघुलनशील होता है। तो ये हो गया आपका अवक्षेप, जो अघुलनशील और ठोस है, तो यही होता है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए चूने का पानी को कैसे तैयार करें, चूने का पानी कैसे तैयार करें। तो आवश्यक सामग्री में क्या लेना है आपको, 2 कांच की बोतलें, कीप, छन्ना पत्रक, अनबुझा चूना ये लेना है। और एक कांच की बोतल को 2/3 पानी से भर लें, एक कांच की बोतल को 2/3 पानी से भर लें। अब इसमें 2 चम्मच अनबुझा चूना डालकर रख दें। अगले दिन इस पानी को छान ले और दूसरी बोतल में भर ले। इस प्रकार पारदर्शी चूने का पानी तैयार हो जाता है। तो ये हो गया आपका चूने का पानी तैयार करने का बहुत अच्छा तरीका है ना। अब देखते हैं आगे आपका दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये आपको पढ़ना है ना। इसके बाद और आपका थोड़ा सा और बचा है ना आज का क्लास। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया देखते हैं। तो इसके लिए भी क्रियाकलाप 9 दिया गया है। परख नली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिनाइलप्रोपेथिलीन ड्रॉपर, लाल तथा नीला लिटमस पेपर।
एक प्रणाली में 20 बूंदे क्या लेना है, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को लेकर उसमें 1 या 2 बूंद फिनाइलप्रोपेथिलीन की डालें। विलयन में कौन सा रंग उत्पन्न हुआ, विलयन के रंग में परिवर्तन से आप जान सकते हैं कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब इस क्षारीय विलयन में ड्रॉपर द्वारा बूंद बूंद करके तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालें और अब इस विलयन में क्रमशः लाल व नीला लिटमस डालकर देखें। इस प्रकार अम्ल व क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना ही क्या कहलाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए उदासीनीकरण की अभिक्रिया की परिभाषा हम कैसे लिख सकते हैं, तो लवण और क्षार की आपसी क्रिया से, है ना, माफ कीजिएगा, अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा परिभाषा। अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से लवण तथा पानी का बनना उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए उदाहरण में मैं आपको समझा रहा हूँ अम्ल और क्षार कैसे क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आपका, माफ कीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ये आगे हो गया था। ये है आपको उदाहरण, ये आपका क्या है, क्षार है, और ये आपका अम्ल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये आपका क्षार है ना, ये आपका क्षार हुआ और ये आपका अम्ल हुआ, दोनों आपस में क्रिया किए और क्या क्या बनाए, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और पानी बना रहे। तो देखिए NaCl यानी कि नमक, जिसको लवण भी कहा जाता है, और इसके बाद क्या बनाए, पानी H2O। तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाए, लवण और पानी बनाए। तो यही अभिक्रिया कहलाता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देख लेते हैं आपका अगला दिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया ये बहुत ही सरल तरीके से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसके जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत परिभाषा होती है इसकी, तो इसको भी हम देख लेते हैं, है ना। क्रियाकलाप 6 में जब हमने मैग्नीशियम के तार को जलाया था तब मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था। यह ऑक्सीकरण का भी उदाहरण है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन ऑक्सीकरण कहलाता है ना। अब देखिए ऑक्सीकरण की परिभाषा हमको मिल गया। क्या होगा ऑक्सीकरण की परिभाषा, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है ना, तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजन यानी कि जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। आप जानते हैं लोहे की ऑक्सीजन के साथ संयोजन से ही जंग लगता है ना। जब आपका जंग लोहा देखे हो ना, लोहे पर क्या लगता है, जंग लगता है। तो लोहे पर जंग क्यों लगता है, क्योंकि वह खुले वातावरण में होता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोहा किससे संयोजित हो जाता है, किससे जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ने के कारण ही होता क्या है, आपका जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है वहाँ पे, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण ही क्या हो जाता है, लोहे पर जंग लग जाता है। लोहा जो आपका होता है उस पर क्या हो जाता है, वह खुले वातावरण में होता है ना, वह खुले वातावरण में होता है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन संयोजन कर लेता है, किससे संयोजित हो जाता है, किससे, लोहे से। और लोहे से ऑक्सीजन के संयोजित होने के कारण ही क्या लगता है, लोहे पर जंग लग जाता है। ये हो गया है ना, लोहे पर जंग लगने का भी ऑक्सीकरण से संबंध है। अतः लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीकरण क्रिया का उदाहरण है। सल्फर को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ भी सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड को, है ना, जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर भी सल्फर का ऑक्सीकरण होता है। अब देखिए सल्फर का ऑक्सीकरण, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ता है तभी यहाँ पे ऑक्सीकरण क्रिया होता है। इसमें उदाहरण दिया गया है, ये आपका सल्फर हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, और ये दोनों आपस में जुड़े। तो देखिए यहाँ पे सल्फर से कौन जुड़ गया जी, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का संयोजन होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ये भी उसका उदाहरण है। इसके विपरीत, अब देखिए इसके विपरीत किसी यौगिक में ऑक्सीजन की कमी अपचयन कहलाती है। यानी किसी पदार्थ से, है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हट जाती है या निकल जाती है ना, या कमी हो जाती है, तो वो कहलाता है आपका अपचयन अभिक्रिया। मैंने कहा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन की जो परिभाषा है एक दूसरे के विपरीत है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से संयोजित हो जाना ऑक्सीकरण कहलाएगा, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग हो जाना अपचयन कहलाएगा। जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तब मरकरी तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है
जैसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड है ना, ये दिया गया है अपचयन क्रिया का उदाहरण है ये। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए अलग निकल गया है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन में ऑक्सीजन यहाँ पे बिल्कुल अलग हो गया और क्या बन गया, सिर्फ मरकरी बच गया। तो ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। यहाँ मर्क्यूरिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो ये जैसी क्रिया किया तो यहाँ पे मरकरी अलग और ऑक्सीजन अलग हुआ, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। ऑक्सीकरण और अपचयन को क्रमशः हाइड्रोजन की कमी और हाइड्रोजन के योग से भी परिभाषित किया जा सकता है। जब अमोनिया को रक्त तप्त कांच की नली में प्रवाहित किया जाता है तब वह अपघटित होकर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन बनाती है ना। इस अभिक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन अलग हो गई है, अतः यह अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ है। देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन पे थोड़ा हाइड्रोजन के आधार पर देखें तो अलग परिभाषा होगा, और ऑक्सीजन के आधार पर देखा तो ऑक्सीकरण और अपचयन का अलग अलग परिभाषा होगा। ऑक्सीजन के आधार पर क्या होगा, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से जुड़ना ऑक्सीकरण और किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से निकलना अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन के आधार पर देखें तो क्या होगा, है ना। तो देखिए इस अभिक्रिया में अमोनिया से हाइड्रोजन अलग हो गई है, अतः यहाँ अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ है। यानी कि हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगा, किसी पदार्थ से, है ना, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, और किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना और माफ कीजिएगा, किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और ये हो गया आपका हाइड्रोजन के आधार पे, लेकिन ऑक्सीकरण के आधार पे ऑक्सीजन निकलता है ऑक्सीकरण में और अपचयन में जुड़ता है ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये हाइड्रोजन हो गया और ये आपका क्लोरीन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन से जुड़ गया, ये दोनों यहाँ पे जुड़ गए और क्या बनाए, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीकरण के आधार पे परिभाषित किया गया है, हाइड्रोजन के आधार पे परिभाषित किया गया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा अलग अलग है, याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूँ। ऑक्सीजन के आधार पर देखें तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलता है। और हाइड्रोजन के आधार पर देखें तो ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ से हाइड्रोजन निकलता है, और अपचयन के आधार पर देखें तो किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना ही आपका अपचयन कहलाएगा। अब देखते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक क्रियाओं में रासायनिक पदार्थों के साथ साथ सूक्ष्म जीवाणु भी भाग लेते हैं, दही का जमना, है ना। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, केवल रासायनिक पदार्थ ही भाग नहीं लेते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी भाग लेते हैं, तब जाके आपका ऐसे बहुत सारे रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया, जो क्या होता है, संपन्न होता है। और इसका नाम से पता चल रहा है हमको कि यह कैसा है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दिखाया गया है, दही का जमना। डोसा बनाने के लिए भुगोए चावल और उड़द दाल में खमीर का उठना, भोजन का सड़ना, हमारे व अन्य जीव जंतुओं के शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं, पाचन आदि भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और ये ऐसी बहुत सारी क्रिया यहाँ पे दिया गया है जिसमें क्या होता है, ये जैव रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे रासायनिक क्रिया होती है, लेकिन कैसी होती है, जीवों के उपस्थिति में, इसलिए इसको कहा जाता है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे और दूसरे जंतुओं के शरीर तथा पेड़ पौधों में लगातार बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कारखानों में भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे दवाइयाँ, खाद, कीटनाशक, पेंट, पॉलिश, सीमेंट, साबुन, सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से ही बनाए जाते हैं और ये क्रियाएं होती है। तो चलिए बच्चों, ये था आपका आज का क्लास और ये आपका अध्याय 4 कंप्लीट हुआ। अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अपनी पुस्तक से, है ना। और मैंने आप सभी को बता दिया कि आप अपने लिए प्रश्न उत्तर लिखने के लिए आपको कॉपी कहाँ से लाना है, तो आप सभी अपनी अपनी कॉपी ला लीजिएगा, आप अभी तक नहीं लाए होंगे। और जैसे जैसे हमारा क्या होता है, पाठ खत्म होता है, अध्याय खत्म होता है, तो उन सबका प्रश्न उत्तर भी आप उस कॉपी से देखकर लिख सकते हैं। उस जो कॉपी है उसमें जो भी प्रश्न उत्तर लिखा गया उसको मैंने लिखाया है ना, मैं लिखाया हूँ। और वो सभी प्रश्न उत्तर बहुत सरल है, इसलिए
मैंने आपसे बोला है, आप सभी से बोला है कि उन सभी कॉपीज़ है उनको जिनके जिनके पास से लेने के लिए बोला हूँ वहाँ से आप ले लीजिएगा, है ना। तो चलिए, हमने सीखा को आप खुद से पढ़िएगा। हमने सीखा ऐसा जिसमें बहुत सारी ऐसे जानकारी होती है जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का आंसर छुपा होता है, उत्तर उसमें मिल जाता है। तो एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए, अब हम कल शुरू करेंगे अगला, जो आपका क्या है, पाठ 5 अध्याय 5 धातुएं और अधातुएं। धातु और अधातु के बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में, आगे की अध्याय में। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक के लिए हम समाप्त करते हैं अब।